हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर नंबर 16। तो लेक्चर नंबर 16 में आज हमारा टॉपिक होने वाला है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हमें आज पढ़ना है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, जो हेजनबर्ग है वो क्या एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और जो अनसर्टेनिटी वर्ड है, उस अनसर्टेनिटी वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, अनसर्टेनिटी मीन्स एरर। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर। अब देखो हेजनबर्ग ने क्या बोला। सबसे पहले आप ये प्रिंसिपल सुनो। हेजनबर्ग ने बोला कि फॉर ए माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर ए माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। हेजनबर्ग का पहले आप अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है इसका आप स्टेटमेंट लिखो। अकॉर्डिंग टू according to Heisenberg uncertainty, according to Heisenberg uncertainty principle, for a microscopic moving object, for a microscopic moving object it is not possible, it is not possible to calculate, it is not possible to calculate exact position and momentum, exact position and momentum simultaneously. So according to Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to calculate the position and momentum of a moving microscopic particle इन एट साइमल्टेनियसली। मतलब आप बेटा एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और उसकी मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, वो भी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो दो वर्ड है हमारे, कौन कौन से हैं। पहला वर्ड तो ये कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते किस किस चीज की, पोजीशन की और मोमेंटम की। किसके पोजीशन की, किसके मोमेंटम की, माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट के, माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट के पोजीशन की और मोमेंटम की आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया एक साथ। अगर आपके पास एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या फिर आपके पास एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो उस मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की आप एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। यह है मोटा मोटा मीनिंग इस प्रिंसिपल का, ठीक है। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। while calculating position and momentum, while calculating position and momentum of a, आगे लिखेंगे, of a moving microscopic object, of a moving microscopic object, always error involved, always error involved। जब भी आप एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम की कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा उसमें क्या आएगा, हमेशा उसमें आएगा एरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ टर्म्स बताते हैं आपको। सपोज करो दिस इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड इन एरर ऑफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक, ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट।
तो जो डेल्टा एक्स है वो डेल्टा एक्स हमारा क्या बताता है, वो बताता है मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है बेटा। डेल्टा एक्स क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। किस चीज का मैग्नीट्यूड है, वो एरर का मैग्नीट्यूड है। किसके एरर का मैग्नीट्यूड है, पोजीशन की कैलकुलेशन। जब आपने एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब आपने कैलकुलेट करा है, तो पोजीशन में जो एरर है उसको हम बोलेंगे डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स इज द मैग्नीट्यूड इन एरर ऑफ पोजीशन ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट, हम ये क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेट अज्यूम। एंड डेल्टा पी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ, या फिर मैग्नीट्यूड इन एरर ऑफ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या करा बेटा, डेल्टा एक्स ले लिया, डेल्टा पी ले लिया। डेल्टा एक्स को बता दिया एरर है पोजीशन में, और डेल्टा पी हमने लिया एरर है किसमें, मोमेंटम में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, यहां लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या होगा बेटा, इन जो एरर है, जो एरर आपकी पोजीशन में आई है, जो एरर आपकी मोमेंटम की कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में आई है, उन एरर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक समझ में आ गया। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम, इन दोनों एरर का हमने क्या निकाला है, हमने निकाला मल्टीप्लिकेशन। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई, h ओवर 4 पाई। ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका आ गया मैथमेटिकल इक्वेशन। तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, आप पोजीशन कैलकुलेट करने में जो एरर निकाल रहे हो, आप मोमेंटम कैलकुलेट करने में जो एरर निकाल रहे हो, उन दोनों एरर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, दैट मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन को मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कैसे, फॉर मिनिमम एरर, फॉर मिनिमम एरर कंडीशन। अगर मैं मिनिमम एरर कंडीशन की बात करूंगा, इसका मतलब मिनिमम एरर कंडीशन का मतलब आपने जो पोजीशन की वैल्यू फाइंड आउट की है, उस पोजीशन की वैल्यू में मिनिमम एरर, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा एक्स मिनिमम। आपने जो मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करने में जो एरर आ रहा है, वो एरर कितना है, मिनिमम है। तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा पी मिनिमम इज इक्वल टू h ओवर 4 पाई। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन भी यूज करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन हम कब यूज करेंगे, वो हमको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है फॉर ए मिनिमम एरर कंडीशन, अगर हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर ए मिनिमम एरर कंडीशन, तो मिनिमम एरर कंडीशन का मतलब हो गया कि आपका जो पोजीशन का एरर है, जो मोमेंटम का एरर है, वो एरर कितने मिनिमम है। अगर वो मिनिमम होगा, तो मिनिमम के केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेल्टा एक्स मिनिमम इनटू डेल्टा पी मिनिमम इज इक्वल टू h ओवर 4 पाई। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। चलिए एक बार हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। तो क्या है हमारे पास, जो जनरल स्टेटमेंट है, वो जनरल स्टेटमेंट है हमारे पास, जनरल स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम। ध्यान रखना बेटा, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बेसिकली मैंने एरर के क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये पेन है, सपोज करो ये मेरे पास क्या है, पेन है, इस पेन की लेंथ सपोज करो ये 15 सेंटीमीटर है। आपने इसको मेजर किया, आपने इसको सपोज करो, बेसिकली मैं लेंथ का एरर बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी इसको पोजीशन और मोमेंटम में मत समझना। हमने बोला हमारे पास ये पेन है, इसकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अगर हमने इसकी लेंथ को क्या करा है, 16 सेंटीमीटर क्या करा, मेजर कर दिया, इसका मतलब लेंथ हमने ज्यादा मेजर कर दी, तो जो एरर होगा वो एरर किस में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। अगर इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है और मैं इसको एरर को मेजर कर देता हूँ कितना, 14 सेंटीमीटर, मतलब जो इसकी वैल्यू मैंने मेजर करी है वो इसकी ट्रू वैल्यू से कम है, मतलब जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ से कम है। इसका मतलब हमारा एरर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो एरर की वैल्यू पॉजिटिव एरर भी हो सकते हैं और निगेटिव एरर भी हो सकते हैं, पर हमें एरर का, जो हमारे एरर है उन एरर का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। हमें मतलब नहीं है
एरर हमारा पॉजिटिव है या एरर हमारा नेगेटिव है। आपको एरर कैलकुलेट करना है और उसके बाद आप क्या लोगे, उसके मैग्नीट्यूड के साथ डील करोगे। तो जो जनरल स्टेटमेंट था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वो ये है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ठीक है, अब जो हमने स्पेशल केस बनाया है वो स्पेशल केस क्या बनाया है, यहां भी लिख लो आप स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर मिनिमम एरर कंडीशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, मिनिमम एरर कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं मिनिमम एरर कंडीशन की बात करूंगा तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स मिनिमम इंटू डेल्टा पी मिनिमम इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो सिंबल है वो ग्रेटर देन और इक्वलिटी का है जनरल स्टेटमेंट में, और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मिनिमम एरर कंडीशन की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आप देखो जो सिंबल मैंने लगाया है वो इक्वलिटी का साइन लगाया है। ठीक है, अब एक नोट करके आप यहाँ पे लिखो, नोट करके क्या लिखो, while calculating momentum while calculating momentum while calculating momentum error is involved। एरर क्या है हमारा, एरर हमारा इन्वॉल्व है। ठीक है, सो अगर आपने मोमेंटम को कैलकुलेट करा तो मोमेंटम को जब कैलकुलेट कर रहे हो तो मोमेंटम को आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, उसमें क्या एरर आ रहा है। इसका मतलब बेटा मोमेंटम की कैलकुलेशन में और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होंगी उन सब में भी क्या होगा, एरर होगा। जैसे कि सपोज करो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब अगर मोमेंटम में एरर आया है तो अगर कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो मास तो उसका कांस्टेंट होगा, मास में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन किस में होगा, वेलोसिटी में होगा। वेलोसिटी में कैसे होगा, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो आपने 21 मीटर पर सेकंड मेजर कर ली, या फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, आपने कितनी मेजर करी, 19 मीटर पर सेकंड मेजर करी। इसका मतलब अगर हमारा मोमेंटम में क्या आ रहा है, मोमेंटम की कैलकुलेशन में एरर है तो वो सब टर्म्स जो मोमेंटम के साथ क्या है, कनेक्टेड है, उन सब टर्म्स की कैलकुलेशन में भी क्या होंगे, एरर होंगे। सो all quantity all quantity which are directly linked with momentum error also involve in that quantity। मतलब अगर आप मोमेंटम की मेजरमेंट कर रहे हो तो मोमेंटम की मेजरमेंट करने में एरर आता है, तो वो सब क्वांटिटी जो मोमेंटम के साथ क्या है, डायरेक्टली लिंक है, तो उन सब क्वांटिटी में भी क्या आएगा बेटा, उन सब क्वांटिटी के मेजरमेंट में भी क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल कैसे होंगे, जैसे कि सबसे पहले ले लो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा, पहला हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी हो गया। दूसरा हो जाएगा, अब देखो वेलोसिटी हो गया तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, 1/2 mv²। इसका मतलब वेलोसिटी से क्या लिंक हो गया, काइनेटिक एनर्जी लिंक हो गया। अगर मोमेंटम में एरर है तो वेलोसिटी में एरर होगा, अगर वेलोसिटी में एरर है तो काइनेटिक एनर्जी में भी एरर होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में भी क्या होगा, जब आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे ऑब्जेक्ट की तो उसमें भी क्या आएगा बेटा, एरर आएगा। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा मैं कॉल लिखवा रहा हूं जिसको हम बोलेंगे लैम्डा। लैम्डा कौन सा, डी ब्रोई वेवलेंथ। लैम्डा क्या है हमारे पास, डी ब्रोई वेवलेंथ। अब डी ब्रोई ने क्या बोला था, जो डी ब्रोई वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये जो कहानी है ये आपको डी ब्रोई बता चुके थे। देखो कहानी क्या, कहानी सुनो। कहानी ये है, अगर तुमने मोमेंटम की कैलकुलेशन की है, किसकी कैलकुलेशन की है, मोमेंटम की, और मोमेंटम की कैलकुलेशन में एरर इन्वॉल्व है, इसका मतलब वो सब क्वांटिटी जो मोमेंटम के साथ डायरेक्टली लिंक है उन सब में भी बेटा क्या आ जाएगा, उन सब की कैलकुलेशन में भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। कैसे, देखो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, अगर मोमेंटम में एरर है तो वेलोसिटी में भी एरर होगा। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। अगर मोमेंटम में एरर है तो वेलोसिटी में एरर है, अगर वेलोसिटी में एरर है तो काइनेटिक एनर्जी में भी एरर होगा। अब हम बात करते हैं लैम्डा की। लैम्डा क्या हमारे पास, डी ब्रोई वेवलेंथ।
अब डी ब्रोई वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई, उसने क्या बोला था कि डी ब्रोई वेवलेंथ इज द रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोमेंटम में एरर हो गया तो लैम्डा में भी क्या हो जाएगा बेटा, एरर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कुछ अपने फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। पहला फॉर्मूला हो गया अनसर्टेनिटी इन स्पीड। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या, अनसर्टेनिटी इन स्पीड। अब आपको पता है जो जनरल स्टेटमेंट है हेजनबर्ग का, तो यहाँ पे मैं लिख लो आप अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या है बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पी की, व्हाट इज पी? पी इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। पी क्या है, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। इसकी अगर यूनिट भी लिखना चाहो तो यूनिट भी लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड, ओके। अब जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम m की बात करेंगे, m क्या है हमारे पास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा कैसा होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कांस्टेंट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशियल फॉर्म में इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू मास, तो बेटा कांस्टेंट हो गया। तो मास तो क्या होता है, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, m इंटू डेल्टा बी, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, m इंटू डेल्टा बी होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या रखोगे, सब्स्टिट्यूट डेल्टा पी फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 से डेल्टा पी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। व्हाट इज डेल्टा पी, m इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हमने जो कैलकुलेशन करी है, ये कैलकुलेशन हमारे पास किसकी आ गई, इसको मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे कि डेल्टा वी रिप्रेजेंट द एरर। अब मैं मैग्नीट्यूड वाला पूरी लाइन नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, एरर इन ऑब्जेक्ट या फिर एरर इन माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा हमारा एरर इन माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक और नोट करके भी लिखेंगे, अगर हमें डेल्टा वी मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेल्टा वी मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इक्वलिटी का साइन लगा सकते हो, h ओवर 4 पाई डेल्टा x, ठीक है, h ओवर 4 पाई डेल्टा x, ओके। चलिए, तो ये हमने निकाली अनसर्टेनिटी इन स्पीड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया बेटा, हमारे पास अभी तक जो फॉर्मूले आए वो फॉर्मूले लिखवाता हूँ। पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा इसके ऊपर। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डेल्टा एक्स मिनिमम इंटू डेल्टा पी मिनिमम इज इक्वल टू h ओवर 4 पाई, ठीक है। अब आपको तीसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है, तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई m, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, हमें क्या निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखूं तो डिफरेंशिएट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, डेल्टा, कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा के ई 1/2 और m, ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, और v² को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2v इंटू डेल्टा वी, ओके। तो यहां से क्या होगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा के ई इज इक्वल टू
डेल्टा के ई इज इक्वल टू एम इंटू बी इंटू डेल्टा बी। ओके, अब आप क्या करो बेटा, जो आपने डेल्टा बी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लो। सो डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा के ई डिवाइडेड बाय एम इंटू बी। ओके, अब आप क्या करो बेटा, आप इस डेल्टा बी की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो। यहाँ पे समझ में आ गया क्या कर रहा हूं मैंने? जो डेल्टा बी की वैल्यू निकाली है उस डेल्टा बी की वैल्यू को हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 उसके अंदर पुट कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के ई डिवाइडेड बाय एम इंटू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई एम। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बी ओवर 4 पाई। कितना आ जाएगा, एच बी ओवर 4 पाई। अब हमारे पास एक नई फॉर्म भी आ गई, इस नई फॉर्म को भी अब हम याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है न्यूमेरिकल में हमें जो एरर गिवन हो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में गिवन हो और डायरेक्ट आपसे पोजीशन में एरर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा, हमको फाइंड आउट करना है अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोई वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े पहले हम उसका रिवीजन करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, डेल्टा एक्स मिनिमम इंटू डेल्टा पी मिनिमम इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ओके, फिर तीसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई एम। और अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा है, हमने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बी बाय 4 पाई। ये सब आपको याद होने चाहिए। ये न्यूमेरिकल किसी भी फॉर्मूले को यूज करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोई वेवलेंथ। ठीक है, तो डी ब्रोई वेवलेंथ होता क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज पी, पी इज एच अपॉन लैम्डा। अगर मैं डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ इसको, डेल्टा पी एच तो क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, 1/लैम्डा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे आएगा, -1 लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। ठीक है, डेल्टा पी की वैल्यू बेटा कितनी होगी, डेल्टा पी की वैल्यू हो गई -h अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। ओके, अब एक चीज ध्यान रखो, हमने क्या बोला था, हम यहाँ पे जितने भी ये फॉर्मूले हमने ड्राइव करे हैं, हम बेसिकली एरर का क्या ले रहे थे बेटा, मैग्नीट्यूड ले रहे थे। तो मैंने यहाँ पे मोड लगाए नहीं है आप पर, मैंने यहाँ पे मोड क्यों नहीं लगाए, देखो यहाँ पे जब मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था तो मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया था। क्या मेंशन किया था मैंने, कि डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड इन एरर। आपको मैग्नीट्यूड देखना है एरर का। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलिए आगे मूव करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड देखूंगा, तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए चलो सपोज करो मैं यहाँ पे मोड लगा देता हूँ, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। समझ में आ गया, हमें इन फॉर्मूले में जो भी वैल्यू पुट करनी है, आपको क्या पुट करनी है बेटा, एरर्स मैग्नीट्यूड, एरर इन या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आपको पुट करना है। इस तरीके से लिखो, इन सब फॉर्मूले में आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो, मैग्नीट्यूड इन एरर, क्या लिखवा रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर को यहाँ पे पुट करोगे। कौन किस फॉर्मूले में, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 4। इन सब फॉर्मूले में हम जो डील कर रहे हैं वो डील किसके साथ कर रहे हैं, हम इन सब क्वांटिटी का जो आप मेजर करते हो वो एरर आप किस में ले रहे हो बेटा, मैग्नीट्यूड देख रहे हो, उस एरर का हम क्या डील कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड डील कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आगे हम क्या करते हैं, हमें देखो डेल्टा पी की वैल्यू मिल गई, तो क्यों ना मैं डेल्टा पी की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में लिख दूं। तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से ही वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, एच डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, एच से एच हमारा कैंसिल हो गया, सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर ओवर 4 पाई। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला और आ गया,
किस किस के टर्म्स में, पोजीशन और वेवलेंथ के टर्म्स में, डी ब्रोई वेवलेंथ के टर्म्स में हमारे पास क्या आ गया, नया फॉर्मूला आ गया। तो टोटल अगर हम डिस्कस करें तो टोटल हमारे पास फॉर्मूले कितने हो गए, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4 एंड दिस इज द फॉर्मूला नंबर 5। तो आपको बेटा क्या करना है, मोमेंटम और मतलब एरर इन मोमेंटम, एरर इन पोजीशन, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, h/4 पाई। अब एरर इन पोजीशन, एरर इन वेलोसिटी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई m। अब एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन काइनेटिक एनर्जी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू hb/4 पाई। अब लास्ट में क्या है हमारे पास, एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन डी ब्रोई वेवलेंथ, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू λ²/4 पाई। ये 5 चीजें क्या करनी है आपको, ये याद रखनी है। चलिए आइए अपने प्रैक्टिस सेक्शन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको देखो, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.33 pm, pm का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लो, pm होता है हमारे पास पिकोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है। और यूनिट कन्वर्जन क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 pm। 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं, ठीक है। सॉरी 10⁻+12 होगा यहाँ पे, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर, ठीक है। और आप लिख सकते हो इसको कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये तो हमारा यूनिट कन्वर्जन है, तो ये तो आसान है, ठीक है, बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए मीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, उसके बाद पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और एक और होता है फेम्टोमीटर, इसको हम बोलते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻15 फेम्टोमीटर, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.33 पिकोमीटर, मतलब आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन है, आपको क्या गिवन है बेटा, डायरेक्टली डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.33 pm, pm का मतलब पिकोमीटर। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, 0.33 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ओके। अब बेटा देखो 0.33, बहुत सारे न्यूमेरिकल को सिंपल करने की एक अप्रोच बताता हूं मैं। जैसे कहीं पे भी लिखा हुआ है 0.33, तो 0.33 कैसे आया होगा, 1/3 से। जब हमने 1 को 3 से डिवाइड किया होगा तो हमारे पास कितना आया होगा, 0.33। तो डायरेक्टली बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको 1/3 इंटू 10⁻⁻12 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है। तो अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया है, आपको डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी। अब आपको देखो बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, आपको वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इन्वॉल्व होता है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी should be greater than or equal to h/4 pi m। कितना होता है, h/4 pi m। और यहाँ पे अगर हम m की बात करेंगे, m क्या होता है, m होता है हमारे पास मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं m, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको क्या गिवन है, आपको इलेक्ट्रॉन गिवन है। इसका मतलब जो मेरा माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, वो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल मेरे पास क्या है, हमारा माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 10⁻⁻31 kg। अब आपको बेटा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी। आप मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात करो, हम जो अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं मिनिमम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो जो इक्वलिटी और ग्रेटर देन वाला साइन है, इसकी जगह हम इक्वलिटी वाला साइन यूज कर सकते हैं। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज इक्वल टू h/4 पाई m। अब मैं एक बार सिर्फ वैल्यू पुट कर देता हूँ। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 1/3 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ओके। और डेल्टा बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, एच की वैल्यू कितनी होती है, एच है प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 पाई m। एंड व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा बी की जो भी वैल्यू आएगी बेटा, उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड,
अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को आप क्या करोगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेजोगे। आंसर कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे Q53 डैश योर आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बाकी तो कुछ करना नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस इज एक्सेलेरेटेड 6.62 into 10 to the power of 6 meter per second, if error in the velocity is plus minus 1%, then find the uncertainty in position। तो अगेन सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो फॉर्मूला लिख लो पहले। आपको बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें पोजीशन इन्वॉल्व हो और जिसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व हो। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h ओवर 4 पाई m। अब यहाँ देखो मैंने इक्वलिटी का साइन क्यों लगाया है, इक्वलिटी का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जो मैं एरर कैलकुलेट फाइंड आउट करूंगा वो मिनिमम एरर होंगे। ठीक है, चलिए अब आपको देखो, आपके पास जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर मैं मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो ये कुछ चीजें आपको देख के समझनी पड़ेंगी। मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की मैं अगर बात करता हूं तो मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, H प्लस। H प्लस का मतलब बेटा क्या हो गया, H प्लस का मतलब हो गया, ये आपको गिवन है प्रोटॉन। प्रोटॉन ही क्या होता है हमारा, H प्लस। H प्लस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। याद करो जब मैंने आपको एनोड रे पढ़ाया था तो एनोड रे में क्या बोला था कि एनोड रे किससे मिलके बनी होती है, गैस के आयन से मिलके बनी होती है। पर अगर गैस मेरी हाइड्रोजन होगी तो उस समय जो गैस का आयन होगा उसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो H प्लस होता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का जो मास है वो आपको पता है कितना होता है, 1 AMU। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। तो ये सब वैल्यू आपको पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, देखो आपको साफ साफ गिवन है कि H प्लस इज एक्सेलेरेटेड 6.62 into 10 to the power of 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी कितनी गिवन है, 6.62 into 10 to the power of 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपने H प्लस मतलब प्रोटॉन को एक्सेलेरेट किया है इस वेलोसिटी पे। और जो वेलोसिटी पे आप कैलकुलेट वेलोसिटी है, इसमें आप एरर की बात करते हो तो एरर कितना है बेटा, एरर है हमारे पास प्लस माइनस 1% का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा दैट इज 1% ऑफ वी हो जाएगा। और 1% ऑफ वी का मतलब क्या हो जाएगा, 6.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 का 1%, और इसका 1% क्या होगा, 1/100 दैट इज मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपको क्या मिल गया, आपको डेल्टा वी की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है और सोल्व करना है। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, आंसर आप निकालोगे, आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आपका आंसर कितना आ रहा है। मैं सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा एक्स। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई, 6.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 इंटू 1/100। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू क्या है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34। 6 अपॉन h अपॉन 4 पाई। तो 4 पाई इंटू एम। एम मतलब क्या हो गया, मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट। और हमारे पास जो मास मूविंग हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या है हमारे पास, प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मास कितना है, 1 AMU। और 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। तो बेटा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना और डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, और इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपके साथ गेम खेलना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड करो, मैं भी रीड कर रहा हूँ कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ अ फोटोन ऑफ अ वेवलेंथ गिवन है हमें कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। इफ द वेवलेंथ इज नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 pm। pm का मतलब हो गया पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर। ठीक है, तो आपसे अनसर्टेनिटी लोकेशन पूछा है। लोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लोकेशन का मतलब होता है पोजीशन। ठीक है, और आपको वेवलेंथ आपको गिवन है, आपको वेवलेंथ कितनी गिवन है, 5000 एंगस्ट्रॉम। और जो आपको गिवन है, इफ द वेवलेंथ इज नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 पिकोमीटर। तो क्या क्या डेटा गिवन है पहले मैं बता रहा हूँ बेटा। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, और लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। और 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 5000 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। ओके, और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर ऑफ -12 मीटर। अब आपको एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा लैम्डा इन्वॉल्व होता है। और अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, देखो मैंने अभी आप पढ़ाया आपको
ये वाला फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। डेल्टा लैम्डा आपको गिवन है, लैम्डा आपको गिवन है। ओके, आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा आंसर ये है, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे, जिस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप क्या करो, अपने वीडियो को पॉज करो और पॉज करके कमेंट सेक्शन में से मुझे ये बताओ, यस और नो में बताओ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको डेल्टा लैम्डा भी पता है, आपको लैम्डा भी पता है, 4 पाई पता है। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, जस्ट अभी तुरंत वीडियो को पॉज करो और तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, यस हाँ अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास सब वैल्यू पता है और जो वैल्यू मुझे निकालनी है वो मैं निकाल सकता हूँ, डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। या फिर बच्चे आप कमेंट करो नो, अभी भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि मुझसे कैलकुलेशन नहीं होती। तो यस और नो में आप मुझे क्या करो, आंसर दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। 1 2 3 4 5 स्टॉप। अब देखो, अब आप क्या करो, वीडियो को फिर से देखो। हमने आज का जो टॉपिक आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो बता रहा हूं अभी। हमने आपको आज क्या पढ़ा है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ये मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। इसका मतलब मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, बेसिकली हमारे पास जो मैटर ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मैटर। ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, मैटर। मतलब ऑब्जेक्ट के पास मास भी होगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर मैटर है, मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, और मैटर के पास मास भी होता है और मैटर क्या करती है, उनके पास वॉल्यूम भी होता है, मतलब स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ फोटोन। अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ फोटोन। अगर मैं बेटा फोटोन की बात करता हूं, मैं पूरी भूमिका बांधूंगा इस क्वेश्चन में। अगर मैं फोटोन की बात करता हूं, तो फोटोन का मतलब क्या हो गया बेटा, एनर्जी का पैकेट। फोटोन का मतलब क्या हो गया, एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट। लाइट का जो एनर्जी पैकेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन। इसका मतलब फोटोन के पास, फोटोन क्या है, फोटोन बेसिकली एनर्जी का पैकेट है। एनर्जी का पैकेट है, इसका मतलब फोटोन के पास क्या होगा बेटा, मास नहीं होगा। ठीक है, फोटोन के पास मास नहीं होगा। ठीक है, फोटोन बेसिकली क्या है, एनर्जी है। ठीक है, और जो हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब मैटर के लिए वैलिड है, एनर्जी के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए जो भी बच्चे अगर सोच रहे हैं कि हम ये सब कैलकुलेशन करें, ये सब डेटा आपको गिवन है बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो वो कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ नहीं लगता है। अब आपके माइंड में एक चीज बैठ गई कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो हमारा माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए लगेगा, मतलब वो मैटर्स के लिए लगेगा। माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, मैटर हो गया। पर अगर मैं फोटोन की बात करता हूं, तो फोटोन क्या है बेटा, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट है। फोटोन क्या है, एनर्जी है। एनर्जी के लिए कभी भी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगेगा। तो आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी in location of a photon of wavelength 5000 angstrom if the wavelength is known to an accuracy of 1 picometer. So what is the answer of this question? Answer हो जाएगा इसका none. This is the answer of this question. जो भी बच्चे यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू निकालेंगे गलत। तो क्या होता है, एग्जाम में आपको चेक किया जाता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता भी है। ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ फॉर्मूले रट के आ गए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो वो कहाँ कहाँ लग सकता है और कहाँ कहाँ नहीं लग सकता। ऐसा नहीं कहीं पे भी आप कुछ भी लगा दोगे। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर द मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब मैटर के लिए। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर द एनर्जी। इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ गिवन है फोटोन के बारे में, फोटोन के बारे में सब इंफॉर्मेशन गिवन थी। फोटोन क्या होता है, फोटोन होता है एनर्जी का पैकेट। लाइट के अंदर जो एनर्जी का पैकेट होता है, छोटा पैकेट, उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो इसका मतलब हेजनबर्ग प्रिंसिपल यहाँ नहीं लग सकता, ये सब फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के लेक्चर के एक इंपॉर्टेंट नोट पे। इंपॉर्टेंट नोट क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग इसे। इंपॉर्टेंट क्या है देखो यहाँ पे, अगर आपने बोहर मॉडल पढ़ा है, ठीक है, बोहर मॉडल, तो बोहर मॉडल के अंदर मैंने आपको कुछ डेरिवेशन बताए थे। क्या क्या डेरिवेशन बताए थे बेटा, ये मेरे पास क्या है, सपोज करें ये मेरे पास न्यूक्लियस है किसी भी एटम का,
और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है rn, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है vn, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है इस ऑर्बिट की एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, En। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे बोहर मॉडल में, क्या पढ़ाए थे, Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने Vn का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको 2.18, और एक गजनी लोगों याद भी है कुछ, थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया है, एक तो 3-4 लेक्चर बैक करके देख लो, बोहर मॉडल में कितने लेक्चर बर्बाद किए हैं, कितना समझाया है तुमको, अब तो समझ में आना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, 2.18 into 10 to the power of 6 ZYN मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, एनर्जी की जरूरत नहीं है तब भी बता रहा हूँ यहाँ पे, -13.6 ZYN का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, यूनिट, यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब एक बार बताओ, बोहर ने क्या बोला, बोहर ने बोला इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, अबे गजनी लोगों ऐसे मत देखो भाई, पढ़ा चुका हूँ ये सब चीजें, तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बोहर मॉडल तो एटलीस्ट पढ़ा चुका हूँ पूरा, अभी जो नया बताऊंगा वो मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो फिर से। बोहर ने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में, कहाँ पे, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में, और उस वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ को बोहर ने क्या बोला, ऑर्बिट बोला, और उस ऑर्बिट की उन्होंने ऑर्बिट की रेडियस भी बता दी और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बता दी। तो बोहर अंकल ने गलती क्या करी यहाँ पे, बोहर अंकल ने गलती ये करी, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो बोहर ने क्या करा, बोहर्स बोहर्स डिफाइन डिफाइन एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन पोजीशन। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता दी, तो मास और वेलोसिटी मिली तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम भी पता चल गया। समझ में आ रहा है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है p, p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू बी। अब देखो मास क्या है, मास तो है कांस्टेंट, और v क्या है, वेलोसिटी v क्या है, vn। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी कितनी हो गई, vn हो गई। तो बोहर ने क्या करा, बोहर ने डिफाइन कर दिया एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजिशन एंड मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम एंड पोजिशन बता दी, ठीक है। अब क्यों बता दी, क्योंकि बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है। पर अभी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पढ़ के आए हो, अभी आए हो, अभी आज के लेक्चर में ही आए हो भैया, आज के लेक्चर में आए हो, समझ में आ रहा है। आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, ये पढ़ा है कि एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बोहर ने तो भैया इलेक्ट्रॉन के लिए सब कुछ कैलकुलेट दे मारा, बोहर इतना दिमाग वाला था, बोहर ने सब बता दिया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये होगी, इलेक्ट्रॉन की इवन एनर्जी भी ये होगी, सब कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर दी इलेक्ट्रॉन के लिए। और हेजनबर्ग कह रहा है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अभी ये बोहर का मॉडल यहाँ पे भी फेल हुआ, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ गई कि बोहर ने जो बोला था, बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होते हैं वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। ये बोहर की कहानी ही चल रही है, बोहर की कहानी क्या चल रही है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो पाथ कहता है, कैसा पाथ है इलेक्ट्रॉन का, सर्कुलर। तो यहां से ये प्रूफ हो गया हमारा, क्या प्रूफ हुआ बेटा, ये प्रूफ हुआ हमारा, अरे क्या हुआ भैया, हाँ, अरे क्या खुल गया ये, तो यहां से हमारा ये प्रूफ हुआ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहा। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता तो फिर क्या होता, इलेक्ट्रॉन की आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बताते, जो कि बोहर ने बता दिया था। समझ आ रहा है, बोहर मान के चले, फिर से सुन लो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, आगे के बड़ा काम यूज आने वाला है, कहाँ यूज आने वाला है, वेव मॉडल में या वेव मॉडल में, क्वांटम मॉडल में, ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल में। सुन लो सुन लो सुन लो भैया, गांव वालों सुन लो, सुना रहा हूं तो सुन लो। बोहर ने ये मान के चला था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में। जब बोहर ने इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ माना, तभी बोहर ने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम बताया। पर हेजनबर्ग कहता है कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब बोहर क्यों बता पाए, क्योंकि बोहर ने ये मान के चले कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। इट मींस
अगर हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व नहीं कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व नहीं कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। समझ में आ गया? अब एक और चीज सुनो, बड़ी खतरनाक चीज है, पर सुन लो, मजा आएगा। ये देखो, कल कुछ पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था कल का मतलब लास्ट क्लास में। तो डी ब्रोई ने क्या बोला था? डी ब्रोई ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिन ऑर्बिट की सरकमफेरेंस, जिन ऑर्बिट की क्या होगी बेटा? सरकमफेरेंस। सपोज करो ये ऑर्बिट है, इसकी सरकमफेरेंस कितनी है? चलो यहाँ देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। मेरा इलेक्ट्रॉन बेटा किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है? थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस मैंने कितनी ले ली? r3। तो ये बोलता है डी ब्रोई की इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट के लिए द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज अ n टाइम्स ऑफ लैम्डा। और यहाँ पे n क्या होता है? n हमारा होता है ऑर्बिट नंबर। n क्या होता है हमारा? n हमारा होता है ऑर्बिट नंबर। इसका मतलब दैट इज 2 पाई r3 इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा। ये कंडीशन फॉलो होगी। ये किसने बोला? डी ब्रोई ने। ये कब पढ़ा था? लास्ट क्लास में पढ़ा भैया, लास्ट क्लास में पढ़ा के भेजा तुम लोगों को, समझा समझा के, ठोक ठोक के दिमाग में। अब देखो डी ब्रोई क्या बोले थे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है? इट इज जस्ट लाइक अ 3D स्टैंडिंग वेव। किसकी तरह होता है? 3D स्टैंडिंग वेव की तरह होता है, विच कीप ऑन ऑक्सिलेटिंग। और यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम भी बनाया था मैंने भाई, देखो यहाँ पे, 1 2 और 3, ये देखो, ये है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस पाथ में घूम रहा है वेव की तरह। कैसे घूम रहा है? देखो, दिस इज लैम्डा, दिस इज लैम्डा एंड दिस इज लैम्डा। समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास में पूरा समझा के भेजा था, वही चीज ही बता रहा हूँ। दोनों बातें से क्या हो रहा है? हेजनबर्ग से भी ये चीज प्रूफ हुई है और डी ब्रोई से भी ये प्रूफ हुई है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व नहीं करता है। उसका पाथ सर्कुलर नहीं है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन वाला पाथ है वो हमारा पाथ सर्कुलर नहीं है। तो ये कहानी किसने बोली? देखो, डी ब्रोई ने क्या बोला? डी ब्रोई ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑक्सीलेट करता है, मतलब वेव नेचर होता है। और उसके बाद जो वेव नेचर होता है, इट इज जस्ट लाइक अ 3D स्टैंडिंग वेव की तरह हमारा इलेक्ट्रॉन, बेचारा हमारा इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे? ये देखो, सेम चीज क्या बोली? देखो, ये पूरी कहानी बोली किसने? डी ब्रोई ने, जो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता। ऑर्बिट सर्कुलर होता है, पर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन सर्कुलर नहीं होता। ये पूरी कहानी किसने बोली है? ये पूरी कहानी बोली है हेजनबर्ग ने। हेजनबर्ग ने ये बोला, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करता तो तुम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम बता सकते थे, पर तुम नहीं बता सकते, क्योंकि यही तो मेरा प्रिंसिपल है भैया। मैं एक बार तो मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि तुम यार पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, और दूसरा बार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। ये क्या भैया? ये क्या है? एक ही बात पे टिकेगा ना कोई भी इंसान? तो यही बात हेजनबर्ग ने बोली कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम गया तो भैया उसका एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा तो मेरा प्रिंसिपल तो खत्म। तो उसने साफ साफ बोला इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता। कहाँ मूव करता है, कैसे मूव करता है, ये डी ब्रोई बता चुके थे आपको लास्ट क्लास में। इस तरीके से मूव करेगा। तो बेटा इसी के साथ क्या होता है? हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खत्म। ठीक है, इसमें गोल्डन पॉइंट क्या है? सबसे पहले हेजनबर्ग प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड है? इट इज ओनली वैलिड फॉर द माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट। इवन डी ब्रोई हाइपोथेसिस भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। कैसे वैलिड है? क्योंकि डी ब्रोई ने क्या बोला था बेटा? हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ रियल वेव लगी है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ, मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक रियल वेव है। पर अगर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास ज्यादा होता है, तो वो जो वेव नेचर होता है वो कैसा हो जाता है? इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। पर अगर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसका वेव नेचर कैसा होगा? सिग्निफिकेंट। अरे यहाँ मत देखो मेरे भाई, यहाँ मत देखो, ऊपर देख, ऊपर देख। ये मैंने देख बेल आइकन यहाँ पे मैंने देखो आई बटन में डाल दिया है, लास्ट लेक्चर का लिंक देख लेना वहां पे। ठीक है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ये मैंने क्या कर रहा है? आपकी दोनों हाइपोथेसिस कंप्लीट कर दी। दोनों हाइपोथेसिस में ये बता दिया कि भैया बोहर मॉडल फेल है। बोहर मॉडल क्यों फेल है? क्योंकि बोहर मान के चल रहे थे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो भैया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता सर्कुलर पाथ में, उसका पाथ सर्कुलर होगा। तो डी ब्रोई बेकार, तो हमारा हेजनबर्ग फेल हो गया। हेजनबर्ग का मतलब ही नहीं रहा अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर हो गया, और डी ब्रोई भी हमारे फेल हो जाएंगे। तो ये दोनों हाइपोथेसिस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, चलिए। तो ये देखो यहाँ पे लेक्चर नंबर 17 दिखा दे रहा हूँ। लेक्चर नंबर 17 क्या है तुम्हारे पास? क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल। समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट क्लास में चुपचाप देख लेना, नेक्स्ट क्लास भी। ये नहीं है कि अपनी पढ़ाई में तुमने 10-15 क्लास देखी उसके बाद देखना छोड़ दिया। बेटा देखो, कभी भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो पूरे फुल मन से प्रिपरेशन करो। अगर कोई टीचर आपको कोई चीज पढ़ा रहा है इतना टाइम देके, इतना लेक्चर देके कि लेक्चर के बीच में कोई भी बकवास नहीं कर रहा है आपसे, भले ही आपकी मेरी आप जो मुझे देख रहे हो ऑनलाइन क्लास में देख रहे हो, और आपको फीलिंग ऐसी आती है कि टीचर 1 मिनट का टाइम बीच में ऐसा वेस्ट नहीं करता है, चुपचाप कंटिन्यूस। टीचर क्या कर रहा है, आपका जो ये वाला टीचर है, ये वाला टीचर, ये वाला टीचर, ये वाला टीचर आपको कंटिन्यूसली बोलता है। एक जितने घंटे की क्लास होगी, चाहे 1 घंटे की क्लास होगी तो 1 घंटा कंटिन्यूसली बोलेगा, 1.25 घंटे की क्लास होगी 1.25 घंटा कंटिन्यूसली बोलेगा। क्यों बोलेगा कंटिन्यूसली? क्योंकि जैसे ही मैं चुप हो गया तुम लोग अपना सोचने लगोगे, तुम लोग हो जाओगे बुक। तो जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप बस वही सुनो, और किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद मस्ती करो। तो नेक्स्ट क्लास में चुपचाप सब लोग देख लेना। इंपॉर्टेंट चीज है जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए क्वेश्चन आने हैं तो यहीं से क्वेश्चन आने हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल से। इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। और उसके बाद ये आपका देखा जाए तो ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। सेकंड लास्ट टॉपिक क्यों? क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं अलग लेक्चर सीरीज बनाऊंगा। इसको कराने के बाद पहले मैं वो लेक्चर सीरीज बनाऊंगा क्वांटम नंबर वाली और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसी भी एलिमेंट के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो तुम लोगों को पहले वो देखनी है, उसके बाद फिर इसमें आना। कैसे आना मैं गाइड कर दूंगा तुमको। अभी तुमको क्या करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अपने नोट्स का रिवाइज करना है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगा दो, चाहे वो नीट के हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो। ठीक है, जो जहां से लगा सकते हो वहां से क्वेश्चन लगा लो, जिस बुक के लगाना चाहते हो उस बुक के लगा लो, क्वेश्चन लग जाएंगे तुमसे। अभी तक तुम्हें जो भी पढ़ा है उन सब चीजों से तुमसे वो क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, चलो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करो, लाइफ में एंजॉय करो, मस्ती करो और माता पिता का खूब नाम रोशन करो। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बाय बाय।